Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our topic shielding effect, penetration and effective nuclear charge more deeply. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम इनको और डीप से और अच्छे से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, the charge on nucleus and which is equal to the number of proton. But what do you mean by effective nuclear charge? कि effective nuclear charge से हम क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। हम मान लेते हैं let the electronic charge is distributed spherically अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो न्यूक्लियर चार्ज है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बिल्कुल स्फेरिकली का हम समझते हो ना, एक सिमेट्रिक फॉर्म हो गई। ईच डायरेक्शन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बिल्कुल सेम। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा वो क्या करेगा बेटा, एक अट्रैक्शन फील करेगा, उसी अट्रैक्टिव फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इलेक्ट्रॉन मूव इन दैट अट्रैक्टिव फील्ड। ठीक है, जो अट्रैक्टिव फील्ड किसकी वजह से था बेटा, ये न्यूक्लियस की वजह से था। उस अट्रैक्टिव फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब क्या था कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ड्यूरिंग द मोशन द इलेक्ट्रॉन आल्सो एक्सपीरियंस some average repulsive force by other electrons। मतलब समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इस न्यूक्लियस की वजह से एक अट्रैक्टिव फील्ड होगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में होगा वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, जो स्पिन होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करेगा। बट जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है भाई, अट्रैक्शन तो फील कर ही रहा है इस न्यूक्लियस की वजह से, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ रिपल्सिव फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और उस रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज और रिपल्सिव फोर्स द ट्रू न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूसेस। द ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस। मतलब कि जितना न्यूक्लियर चार्ज भी, जब सिमेट्रिकल फील्ड है तो सिमेट्रिकल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है हर डायरेक्शन में बिल्कुल सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। बट उस फील्ड में जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और उस रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रियल चार्ज जो एक्सपीरियंस करने वाला था उसका जो रियल चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ट्रू न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना होता है, Ze, है ना, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E चार्ज ऑन ईच। तो जो चार्ज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा Ze टू Z इफेक्टिव। ठीक है, या इसको ऐसे कह लो Z इफेक्टिव E। एंड दिस रिडक्शन ऑफ ट्रू न्यूक्लियर चार्ज टू दिस चार्ज is called shielding। क्या कहना चाह रहा है, शील्डिंग का मतलब क्या हुआ कि द रिडक्शन ऑफ ट्रू न्यूक्लियर चार्ज, द रिडक्शन ऑफ ट्रू न्यूक्लियर चार्ज टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज called shielding।
शील्डिंग। तो समझ में आया कि शील्डिंग हम किसको बोलते हैं, शील्ड करना किसको का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने मान लिया कि जो फील्ड है वो सिमेट्रिकली है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है और जो भी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आएगा वो एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसी फोर्स को हम न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। बट क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जब बात करेंगे, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अट्रैक्शन तो फील कर रहा है, बट इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कुछ रिपल्शन भी एक्सपीरियंस करेगा और जो नेट इफेक्ट होगा वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जेड इफेक्ट, जेड ई। ठीक है, और जो हमारा जो ट्रू चार्ज था जेड ई था और वो इस रिपल्शन की वजह से रिड्यूस होकर के क्या बन गया, जेड इफेक्टिव ई, और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, शील्डिंग बोल देते हैं। समझ में आया। तो इस शील्डिंग की वजह से, इस शील्डिंग की वजह से जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो कितना होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ वो कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव मतलब समझ गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि द नेट चार्ज, नेट का मतलब सब कुछ प्लस माइनस कर लिया हमने, न्यूक्लियर की वजह से अट्रैक्शन भी किया और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से रिपल्शन को भी हमने ध्यान रखा। और जेड क्या होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, और सिग्मा क्या होगा बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब कि जो रिपल्सिव फोर्सेस थे वो हमने ले लिए यहाँ पे। तो जब न्यूक्लियर चार्ज में से हम इस शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, आई बात समझ में। अब हम बात, अब ये क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन विच इज मोर नियरर टू न्यूक्लियस, मोर नियरर टू न्यूक्लियस experience more charge that is Z effective E is nearly equal to ZE। कहता है कि हम न्यूक्लियस के जितने ज्यादा नजदीक अप्रोच करेंगे जो जेड इफेक्टिव ई होगा वो लगभग, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इफेक्टिव, वो ट्रू न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल हो जाएगा जितनी आप उसके नजदीक जाओगे। और जैसे जैसे आप उसके दूर जाते जाओगे क्या हो जाएगा, वो जो इफेक्टिव चार्ज है वो रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि जितने दूर होगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे और उतना ज्यादा जो चार्ज होगा वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस इफेक्टिव चार्ज की फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। 2015 नीट के एग्जाम में भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये होते क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एक्चुअल में ये होते क्या है। अब नाम से ही पता लग रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम मतलब कि द एटम विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक हीलियम पॉजिटिव, लाइक लिथियम 2 पॉजिटिव, है ना। तो ये सब क्या हो गए, दीज आर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। एंड अगर हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, तो हीलियम इज आल्सो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो भी ये मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दे एटॉमिक फॉर्म में तो बचे हुए जितने भी एटम्स होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, अब हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, ये हाइड्रोजन का हो गया। अब बात करूं मैं हीलियम की, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2+, बट इलेक्ट्रॉन 1 ही रहा। अब मैं बात करूं लिथियम की, तो चार्ज तो +3 हो गए बट इलेक्ट्रॉन फिर से 1 रहा। तो इस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो है, अट्रैक्टिव फोर्स तो है, बट क्या कोई दूसरा चार्ज है, कोई दूसरा रिपल्सिव फोर्स है जो इस न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा, जो इसको कैंसिल आउट कर रहा,
कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर केस ऑफ हाइड्रोजन Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z, दैट इज 1। ठीक है, यहां पर कोई भी शील्डिंग वाला इफेक्ट है ही नहीं, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। फॉर हीलियम पॉजिटिव Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 2। फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z, दैट इज 2। आई बात समझ में कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होगा, Z के। अब एक चीज दूसरी भी होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में थे, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में होता, थर्ड सेल में होता, फोर्थ सेल में होता, तो फिर क्या होता। तो हमने बोर्स थ्योरी से पढ़ा हुआ है, द चार्ज एक्सपीरियंस इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेल। तो इस केस में क्या कहता है बेटा कि जो चार्ज आएगा, जो चार्ज वो एक्सपीरियंस करेगा ट्रू न्यूक्लियर चार्ज, वो सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब कि 1s के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड सेल 2s और 2p दोनों के लिए इक्वल होगा, दोनों के लिए वैल्यू बिल्कुल सेम रहेंगी। ऐसे 3s 3p 3d के लिए वो जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो बिल्कुल सेम रहेंगी, चाहे वो 3s में रहे, चाहे वो 3p में रहे, चाहे वो 3d में रहे। बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, ये बात बिल्कुल माइंड में रखना। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या हो जाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से जो सिग्मा की वैल्यू होगी नॉन जीरो होगी। मतलब कि हमें पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा, फिर तभी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकाल सकते हैं। और साथ में जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यहां पर जो चार्ज एक्सपीरियंस होगा, जो चार्ज एक्सपीरियंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, बोथ n प्लस एल के साथ। मतलब कि डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है कि अगर ज्यादा नजदीक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितने ज्यादा दूर होगा वो उतना कम हो जाएगा। साथ में किसके ऊपर और डिपेंड करेगा, ये एल की वैल्यू के ऊपर और डिपेंड करेगा। जैसे मैं बात करता हूं लिथियम के लिए 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1 यहां पर हो गया ये। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2s में है, अगर इलेक्ट्रॉन 2s में है, और सोचो अगर यही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p में पहुंच जाता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p में पहुंच जाता, तो क्या दोनों ही केस में भी रिपल्शन तो वही कर रहे हैं ना, रिपल्शन तो वही कर रहे हैं, तो क्या दोनों केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा। तो क्या कहता है यहां पर कि अगर हमें पेनिट्रेशन इफेक्ट, शायद आपने पढ़ा हुआ है, पेनिट्रेशन इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पेनिट्रेशन। आई बस समझ में कि इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के सेल में घुस जाना, वो क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन। अब जैसे जो 2s इलेक्ट्रॉन है, हमने वेव फंक्शन पढ़ा हुआ है, हमने वेव फंक्शन बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उस वेव फंक्शन में हमने क्या देखा था कि फॉर s इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द वैल्यू ऑफ साई इज मैक्सिमम टू न्यूक्लियस। मतलब कि 2s इलेक्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नॉन जीरो इन 1s, कि 2s के इलेक्ट्रॉन आल्सो 1s में एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पर मिल सकते हैं, वहां पर प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी। बट जब हमने 2p के लिए वेव फंक्शंस हमने डायग्राम पढ़े थे, तब हमने वहां पर क्या देखा था बेटा कि 2p के लिए जो वेव फंक्शन, जो साई की वैल्यू होती है वो नियर द न्यूक्लियस जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां पर आ जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। बट 2p के लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस होगा। तो यही कहना चाहता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए जो चार्ज एक्सपीरियंस होगा वो L के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जबकि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नहीं था। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। ये पेनिट्रेशन का फैक्टर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअल में क्या होती है, होप्सो आपको समझ में आया होगा। रट्टा नहीं मारना है कि शील्डिंग इफेक्ट क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका रियल मीनिंग क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात कर लेते हैं हमारी सिग्मा की, कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सिग्मा। हम जो सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, एक अप्रोच वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो हमारे मेथड से जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन से, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर।
ठीक है, तो अब यहां पर क्या कहता है, अब हम इसके लिए स्लेटर्स रूल का पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है स्लेटर रूल्स। स्लेटर रूल्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मींस द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम, कि किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई ये तो हमारे बात दिमाग में बात हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब जो स्लेटर रूल है, ठीक है, ये रूल क्या कहता है, अब फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर रूल्स क्या है, सिंपल सी चीज है। अब क्या कहता है कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, अलग अलग सेल्स ले लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल हो गई मेन शेल है ना, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, दिस इज पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंड दीज आर मोर इनर शेल्स। तो कहता है कि अगर एस और पी के लिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हो, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं, तो अगर इसके बगल में सेम सेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर द सेम सेल इलेक्ट्रॉन द शील्डिंग विल बी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन 0.35 न्यूक्लियर चार्ज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इतना उसको रिपेल करा। भाई एक प्रोटॉन के लिए उसको +1 चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था, बट जो इलेक्ट्रॉन जो सेम सेल में है वो कितना उसके चार्ज को कितना अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, 0.35 प्रोवाइड करेगा। अब जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पेनल्टीमेट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो चार्ज वो कितना अपोजिंग फोर्स पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, 0.85 प्रोड्यूस करेंगे। और जो एंटी पेनल्टीमेट एंड मोर इनर शेल, these are completely shield that electron, मतलब वो completely उसके न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, इतना ज्यादा उसको शील्ड करेंगे ओनली फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। और इसके हायर और इसके बाद वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम जस्ट थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि उनकी वजह से कोई भी शील्ड नहीं होगा, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे मुझे निकालना है, तो इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, बट कुछ ना कुछ वो भी रिपल्शन तो रिपल्सिव फोर्स तो प्रोड्यूस करेगा, बट वो बहुत थोड़ा सा होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है फॉर 2p, फॉर 2s एंड आल्सो 1s, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं ना कि जितना नजदीक है क्या वो रियल में उतना ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो फ्लोरीन के लिए Z की वैल्यू तो क्या हो गई, न्यूक्लियर चार्ज 9 हो गया, है ना, Ze, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की निकालनी है। तो जब मैं बात कर रहा हूं फॉर पी इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहते हैं बेटा, अब जैसे पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये सेम सेल हो गई, है ना, ये तो एन के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, अभी एल के लिए ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल ये, तो 4 सेम सेल। तो जब मुझे पी के लिए इलेक्ट्रॉन पी के लिए मुझे जब निकालना होगा, तो कैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, पी के लिए निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसपे मैं निकाल रहा हूं उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, कितना आ जाएगा। अभी जब मैं पी के लिए निकाल रहा हूं तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 बच गए, है ना, और 2 ये बच गए, टोटल कितने हो गए, 6। सेकंड सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं एक के ऊपर निकालना चाह रहा हूं, तो जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। तो कितना हो गया, 6 × 0.35। आई बात समझ में कि ये 6 कहां से आया और ये 0.35 कहां से आया, कि भाई जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे बेटा, 7 थे, 4 5 6 7। तो मैं इसके ऊपर निकालना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बच गए 1 2 3 4 5 6, वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, है ना। और ईच इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज को कितना कम कर देगा, 0.35 पार्ट उसका रिड्यूस कर देगा।
प्लस अब जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। और इनर वाला कितना रिड्यूस कर रहा था बेटा, 0.85। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, या प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.83 और मेरे पास जो Z इफेक्टिव होगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 - 3.80 5.20 आ सकता हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ये वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हमने निकालने हैं। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है आपने ज्यादा से ज्यादा करके देखने हैं तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज इस कंसेप्ट में कमियां रह जाएंगी। तो कहते हैं कि फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की, भाई जब हम डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन उस सेल से बाहर होंगे हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है, और जो उसके लिए होंगे, ठीक है। तो फॉर डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमारे पास सेम सेल की बात करूंगा मैं, ठीक है, सेम सेल की वैल्यू, तो द चार्ज रिड्यूस्ड बाय 0.35 एंड n-1, n-2, n-3 कोई भी हो, उन सब के लिए हमने वैल्यू क्या लेनी है, हमने 1 लेनी है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, मैंने वैनेडियम ले लेता हूं, ठीक है, और वैनेडियम के लिए 23 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में जो जब इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे ना, तो ये 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन जाने से, और वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और जो डी वाला होगा वो अंदर हो जाएगा। अब मुझे शील्डिंग इफेक्ट इस डी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है। मुझे जो शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है बेटा, इस 3d इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये 4s वाला तो बाहर हो गया, तो इसका मतलब कि थ्योरेटिकली हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसकी वजह से कोई भी शील्डिंग नहीं होगी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा 1 ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब 3d के ऊपर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक के ऊपर तो निकालना ही है, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और कितना हो जाएगा वो 0.35। अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए, अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे 6 और 2 8 8 8 16 और 18, इन सब के लिए मुझे कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1। तो टोटल जो सिग्मा की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, 18 प्लस 0.70, दैट इज वैल्यू कितनी होगी 18.7। और यहां से Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा, Z माइनस सिग्मा, दैट इज 0, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 4.37। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्लेटर रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो ये जो टॉपिक है इजीली कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।